नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन यानी कि रिसोर्स। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले ये जो संसाधन शब्द है इसे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये संसाधन क्या होते हैं। और दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा संसाधनों के प्रकार, और इसके अंतर्गत संसाधन के जितने भी प्रकार हैं जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और खुद मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो आपका तीसरा जो होगा वो होगा मानव संसाधन। तो यहाँ संसाधनों के ये 3 प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इसे विकास, उद्गम, भंडार और वितरण के आधार पर कई अलग अलग संसाधनों में जो है वो विभाजित किया गया है। इसलिए हम लोग इसके अंतर्गत वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन, जैव एवं अजैव संसाधन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, और चौथा सर्वव्यापक एवं स्थानिक संसाधन, इन सबों के बारे में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा संसाधनों का संरक्षण यानी कि संसाधनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, यहाँ हम लोग उसे जानेंगे। और चौथा और आखिरी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ रहेगा, यहाँ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखने वाले हैं जिसमें हमारा पेटेंट, प्रौद्योगिकी और तीसरा सतत पोषणीय विकास, इन सभी शब्दावलियों को हम लोग लास्ट में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं बता दूं कि आपको इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक्स है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है संसाधन यानी रिसोर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जो संसाधन शब्द है इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कि संसाधन के बारे में जो बेसिक जानकारी आपके NCERT में बताई जा रही है कि ये बताई जा रही है कि संसाधन उसे कहा जाता है जिस वस्तु का उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे ही हम लोग संसाधन कह सकते हैं। जैसे सिंपल में आप इसे ऐसे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपके पास वो कौन सी वस्तु है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप बताइएगा, या तो वो मोबाइल हो सकता है, या तो लैपटॉप हो सकता है, या कोई अन्य टेक्नोलॉजी, या एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पास गैजेट हो सकता है। चाहे कोई भी गैजेट हो, वो एक तरह का आपके पास वस्तु है, और उस वस्तु के सहायता से आपकी जो आवश्यकता है पढ़ाई, उस पढ़ाई को आप जो है एक तरह से उस गैजेट के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, और वही गैजेट आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपका एक तरह से संसाधन हो जाता है। उसे हम लोग संसाधन कह सकते हैं। तो संसाधन आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होते हैं। अब कोई भी वस्तु जो है वो कैसे संसाधन जो है वो बनती है, यानी कि उस वस्तु में ऐसी कौन सी क्वालिटी यानी कि ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे वो वस्तु जो है वो संसाधन का रूप जो है वो लेती है। तो यहाँ एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत कुछ कहना चाह रही है। ये कहना चाह रही है कि कोई वस्तु कैसे जो है वो संसाधन बनती है, उसमें ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटी हो जिससे वो संसाधन जो है अपने आप बन जाती है। तो सबसे पहले ये जो वस्तु है या पदार्थ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। वस्तु को ही हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो उपयोगिता है इसे हम लोग समझते हैं। उपयोगिता का मतलब कोई भी वस्तु हो उसका किसी भी प्रकार का एक तरह से उपयोग हो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो उपयोग हो, उपयोगी हो, और उस उपयोगी होने के साथ साथ उसकी प्रयोज्यता हो, यानी कि उसका किसी प्रकार से जो है इस्तेमाल यानी कि व्यवहारिक तौर से उसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता हो, तब वो संसाधन जो है वो बन सकती है। यानी कि जैसे कि आप लोग इसको आप एक सिंपल उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ आप बुक को देख रहे होंगे,
तो सबसे पहले ये जो बुक है ये एक तरह से वस्तु है, आपका एक कोई वस्तु है। और ये जो बुक वस्तु है, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो या कोई भी हो, चाहे उन्हें पढ़ना लिखना हो या पढ़ना लिखना नहीं हो, वो सभी जानते हैं कि ये जो बुक है ना, ये एक तरह से उपयोगी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे कई तरह की विषय वस्तुओं को जो है वो पढ़ा जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये उपयोगी है। लेकिन उपयोगी होने के साथ साथ इसकी प्रयोज्यता भी हो, यानी कि इसका किसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि व्यवहारिक तौर पे इसका किसी प्रकार से प्रयोग यदि हो सकता है बार बार, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का संसाधन है। जैसे कि सपोज करें कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप तो ये तो कॉमनली आप जान रहे हैं कि ये उपयोगी है, यानी कि बुक जो होता है वो उपयोगी होता है, क्योंकि बहुत सी नई जानकारियाँ जो है हमें बुक के माध्यम से मिलती है। जैसे अभी मैं आपको संसाधन ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये कंटेंट जो है वो बुक से ही बनाया, जो कि NCERT बुक है। लेकिन उपयोगिता के साथ साथ इसकी प्रयोज्यता हो, यानी कि आप इसका इस्तेमाल भी कर सकें अपने व्यवहारिक तौर पर। कि जैसे आपको यदि कोई विषय वस्तु पढ़ना हो, तो आप एक बुक उठाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बुक उपयोगी है, और उसके साथ साथ जो भी विषय वस्तु आपको जानना हो, उस बुक के माध्यम से आप उस विषय वस्तु को जान सकते थे। यानी कि उपयोगिता के साथ साथ प्रयोज्यता भी इसमें मिल रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बुक जो है एक तरह का संसाधन है। लेकिन तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो किताबें थी, बुक थी, इसकी उपयोगिता और प्रयोज्यता, ये दो क्वालिटी इसमें होने के कारण ये जो है वो संसाधन बन जाती है। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे जो ये लाइन कहना चाह रही है। अब यहाँ हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना, यहाँ हम लोगों ने जाना कि संसाधन में किसी वस्तु में वैसा कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो उसे संसाधन बनाती है। अब हम लोग जानेंगे कि बाहरी वैसा कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ समय यानी कि टाइम, और प्रौद्योगिकी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी या तकनीक, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। जैसे आप इसको ऐसे सिंपल उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे आप जिस वस्तु से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वस्तु जो है वो किसी एक पर्टिकुलर समय में और किसी एक पर्टिकुलर तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी से जो है इसका निर्माण किया गया होगा, और इस निर्माण करने के वजह से ये चीज़ें जो है आज संसाधन बन पाई, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, कभी आप इसका इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये आपका अभी जो है वो संसाधन बन जाता है, और इसको संसाधन बनाने में समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसे आप ऐसे अतीत में अपना देखें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास हमारी पृथ्वी पे मौजूद थी, लेकिन उस समय वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीक नहीं था जिसको जो है इसे एक तरह से इस तरह के गैजेट में कन्वर्ट किया जा सके। तो उस समय इस तरीके की कोई भी संसाधन जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं किसी भी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए। तो शायद आप इस छोटे से उदाहरण से भी इन लाइनों को, इन बातों को आप समझ पा रहे हो कि ये NCERT क्या कहना चाह रही है। वैसे आप इसके बारे में अपने अलग तरीके से, आप खुद भी अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में आप जो है वो सोच सकते हैं। तो शायद आप यहाँ इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आगे अब अगला है कि मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मनुष्य खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि इस सेंस में मनुष्य जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज की वजह से अधिक और संसाधनों की रचना, यानी कि एक तरह से और संसाधन जो है हमारे सामने आते हैं। क्योंकि आप जैसे इसे ही हम पीछे आपको कनेक्ट करना चाहें कि जैसे
यहाँ जो ये टेक्नोलॉजी लाई गई होगी किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही लाई होगी, उनके ही ज्ञान, उनके ही विचार और उनके ही आविष्कार खोज से ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, जो आज हम इस टेक्नोलॉजी से अनेकों प्रकार से जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई में जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं यानी कि मनुष्य खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का इस्तेमाल भी जो है, मनुष्य का यही विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज जो है हमारी बहुत सारी एक ही मनुष्य के दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को जो है वो पूरा कर देता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो शायद आप यहाँ संसाधन के बारे में जितनी भी बातें हमने आप लोगों को बताई वो आप समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग संसाधनों के प्रकार को देखेंगे कि संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसमें। तो अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। तो यहाँ हम लोग इस पेज पे संसाधनों के जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सबों को एक रफली जो है वो देखने वाले हैं। आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा, और ताकि आप लोगों को आगे जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, और फिर एक एक करके इन्हीं संसाधनों के सभी टाइप्स के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ एक रफली हम लोग एक तरह से संसाधनों के सभी प्रकार को देख लेते हैं। तो संसाधन तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। तो संसाधन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा आपका होता है मानव संसाधन। तो ये 3 प्रकार हैं संसाधन के। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इसको विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, समाप्ति और वितरण, इन 4 आधार पे अलग अलग संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी में आपको कन्फ्यूजन जो है वो होती है। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले जो विकास और उपयोग के आधार पर इसे बांटा गया है, इसे 2 संसाधनों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा वास्तविक संसाधन, और दूसरा आपका हो जाएगा संभाव्य संसाधन। तो ये विकास एवं उपयोग के आधार पर ये 2 संसाधन आते हैं। दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, इसमें भी 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। पहला आपका आएगा जैव संसाधन और दूसरा आपका आएगा अजैव संसाधन। तीसरा आपका है समाप्ति के आधार पर, और इसमें भी 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। पहला आपका आएगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आपका आएगा अनवीकरणीय संसाधन। और चौथा आपका होता है वितरण के आधार पर, और इसमें भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक आपका होता है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा होता है आपका स्थानिक संसाधन। तो यहाँ संसाधन के जितने भी टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, और यही आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप में कौन कौन से संसाधन आ रहे हैं, और इसे हम लोग एक एक करके आगे जो है वो विस्तार से पढ़ने वाले। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। इसमें वैसे आपको पूछा जा सकता है कि विकास एवं उपयोग के आधार पर कौन 2 संसाधन आते हैं, तो वास्तविक और संभाव्य। उत्पत्ति के आधार पर तो जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर तो नवीकरणीय और नवीकरणीय, और वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके हम लोग प्राकृतिक संसाधन से जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संसाधन का टाइप्स आता है वो हमारा प्राकृतिक संसाधन ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन को देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब आप लोग ये जो प्राकृतिक वर्ड है, इससे आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि पृथ्वी पे जो भी चीज़ें मनुष्य यानी कि इंसानों के द्वारा नहीं बनाई जाती है, तो हम लोग उसे कह देते हैं कि प्रकृति ने बनाई है, यानी कि प्रकृति शब्द का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक संसाधन में वैसे संसाधन आएंगे जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि प्रकृति द्वारा जो है वो बनाई गई हो। और इसमें आप लोगों को एक शब्द ये ध्यान में रखना है कि अधिक संशोधन, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों को ज़्यादा जो है वो बदलाव नहीं करना पड़ता है, और डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ये सभी जो हैं आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति के द्वारा हमें जो है वो मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे वायु के बारे में बताऊं, तो ये वायु जो है यानी कि हवा जो है वो प्रकृति के द्वारा दी गई है, और इसकी आवश्यकता हम लोग किस प्रकार से करते हैं? आप लोग जानते हैं कि सांस लेने में करते हैं।
तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ये एक प्रकार का संसाधन है और ये प्रकृति के द्वारा दी गई है, तो ये एक प्रकार का कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और इसे अधिक संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप वायु को सांस लेते हैं तो उसमें क्या किसी प्रकार का बदलाव करके सांस लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते, डायरेक्टली वायुमंडल में जो हवा है उसी से आप डायरेक्ट सांस लेते हैं, तो इसलिए इसमें अधिक संशोधन की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, उसके बिना ही हम लोग इसका डायरेक्ट इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो शायद आप इस प्राकृतिक संसाधन को समझ पा रहे होंगे। अब प्राकृतिक संसाधन में मैंने आप लोगों को बताया कि इसे अलग अलग तरह से जो है वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले विकास और उपयोग के आधार पे जो इसे बांटा गया है, जो कि इसमें दो प्रकार से बांटा गया है, पहला आपका वास्तविक संसाधन और दूसरा आपका आएगा संभाव्य संसाधन। तो सबसे पहले वास्तविक और संभाव्य, ये जो विकास और उपयोग के आधार पर इन दो तरह से बांटा गया है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। यानी कि विकास और उपयोग के आधार पर ये जो पहला हमारा वास्तविक संसाधन आएगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वास्तविक संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को कहेंगे जिनकी मात्रा जो है ना हम लोगों को ज्ञात होती है, यानी कि पता होता है कि ये कितना जो है कि वो मौजूद है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले जो मौजूद है, वहाँ मात्रा ज्ञात है कि इतना कोयला जो है वो हमारे पास मौजूद है, और उसका प्रयोग हम अलग अलग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कोयले का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वैसे पश्चिमी एशिया में खनिज तेल भी हम लोगों को पता है कि कितनी मात्रा है, और उसका उपयोग हम लोग अलग अलग तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, तो इसलिए हम इसे जो है वो वास्तविक संसाधन कह सकते हैं। जैसे तीसरा आपका आ जाता है महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये भी आपका वास्तविक संसाधन है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो दक्कन पठारी एरिया में जो हमारा एक काली मिट्टी पाई जाती है, उसकी मात्रा जो है कि हमें पता है, और उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग जो है कपास की खेती किस तरह से करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से दिखा दूँ तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा जो है इसे क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए, ये यूरोप महाद्वीप का एक मानचित्र है, और यहाँ आपका ये जर्मनी जो है वो देश पड़ता है, और यहीं के रूर प्रदेश में जो है कि कोयले की जो मात्रा है वो हमें मतलब यहाँ के लोगों को पता है कि कितनी मात्रा है, और उसका उपयोग जो है वो अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि कोयले का इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जा सकता है, किस किस चीज़ में, वो तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप लोग जानते हैं कि ये अपना महाराष्ट्र पड़ता है, और यहीं आपका जो है कि एक दक्कन का पठार पड़ता है, और इसी एरिए में आपका जो है वो काली मिट्टी मौजूद है, और इस काली मिट्टी का उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो किया जाता है। तो इसलिए ये सभी जो हैं आपका क्या हो जाता है, वास्तविक संसाधन हो जाता है। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा हमारा हो जाता है विकास और उपयोग के आधार पर संभाव्य संसाधन। ये जो संभाव्य संसाधन है, इस शब्द पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। संभाव्य का मतलब एक तरह से संभावना से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये इस प्रकार के संसाधनों में एक संभावना लगाई जाती है, एक कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि इसका उपयोग जो है वो भविष्य में इस प्रकार के संसाधनों का किया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, परंतु इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। यानी कि इनकी संपूर्ण मात्रा पहले ज्ञात नहीं होती और इसका उपयोग हम लोग अभी वर्तमान स्थिति में भी नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें ये अनुमान है, ये एक तरह से संभावना हम लोग लगा सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो भविष्य में किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें दो बातें आपको समझनी है कि पहले इसका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है तो हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमको पता करना होगा कि वो कितनी मात्रा अवेलेबल है, उसका कितना तरीके से हम लोग उपयोग कर पाएंगे कि नहीं। और दूसरा चीज़ यहाँ एक तरह से टेक्नोलॉजी का यानी कि तकनीक भी आ जाता है बीच में कि यदि हमें मात्रा प्राप्त भी है, यदि हमारे पास वो बेहतर तकनीक नहीं है जिसके बदौलत जिसकी सहायता से हम इन संसाधनों का उपयोग कर पाएँ, तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि भविष्य में यदि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तो इस प्रकार के संसाधन का उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं। ये संभावना जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा लगाई जाती है और इस वजह से इस प्रकार के संसाधनों को हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लद्दाख में पाया गया
यूरेनियम जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी कि ये जो यूरेनियम है इसका पता चल गया है, बट इसका उपयोग जो है वो अभी नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास अभी नहीं है, तो इस वजह से इसका उपयोग हम लोग अभी इसे नहीं कर पा रहे हैं। बट इसका उपयोग हम लोग भविष्य में जो है वो कर सकते हैं, यदि उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तो शायद आप इन संभाव्य जो संसाधन है इसे आप समझ पा रहे होंगे। वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये आपका जो है लद्दाख है और यही यूरेनियम जो है वो पाया गया है। तो आप शायद विकास और उपयोग के आधार पर ये जो दो संसाधन मैंने आप लोगों को बताया, वास्तविक और संभाव्य, इन दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आगे हमारा प्राकृतिक संसाधन में ही उत्पत्ति के आधार पर यहाँ भी हमारा दो संसाधन आएंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन को समझते हैं कि आखिर ये जैव संसाधन क्या होते हैं। तो वैसे संसाधन, जिन संसाधनों का निर्माण सजीव वस्तुओं से होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। यहाँ हमें ये शब्द पकड़ना है, सजीव। सजीव यानी कि जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन हो, यानी कि जीव, एक तरह से कह सकते हैं कि जीवित चीज़ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि आपका पौधा और जंतु, ये भी आपका आ जाता है जैव संसाधन में, और ये सजीव वस्तुएं हैं क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है, ये एक तरह से इसमें जीव है, तो इसलिए हम इसे जैव संसाधन के रूप में कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों का इस्तेमाल आप लोग किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हमें यदि कोई भोजन चाहिए होता है तो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। हमें कोई जैसे कि कुर्सी, फर्नीचर वगैरह भी बनाना हो तो हम लोग पौधों की लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अनेक प्रकार से हम इसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये एक प्रकार के संसाधन हैं और इसमें जो है वो जीवन पाया जाता है, यानी कि ये सजीव वस्तुओं से बना होता है, तो इसे हम लोग जैव संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये उत्पत्ति के आधार पर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तरह से अपने आप इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इसे इसमें रखा गया है। दूसरा, आप जंतु तो जानते ही होंगे, जैसे आपको मांस चाहिए या दूध चाहिए, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जंतु पर निर्भर होते हैं, यानी कि जंतु आपके लिए एक संसाधन होता है और इसमें जो है कि जीवन पाया जाता है, यानी कि ये सजीव हैं, तो इसे हम लोग जैव संसाधन कह सकते हैं। तो ये यहाँ आप जैव संसाधन के बारे में समझ पाएंगे। अब दूसरा आपका हो जाता है अजैव संसाधन, यानी कि अजैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहेंगे जिन संसाधनों का निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। यहाँ ये वर्ड हम लोग पकड़ेंगे निर्जीव। निर्जीव यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें जीवन नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मृदा, चट्टान, खनिज, ये सभी आपका अजैव संसाधन है। और जैसे मैं आपको मृदा एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो मृदा का इस्तेमाल आप लोग अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करने के लिए करते हैं। तो जैसे खेती करने के लिए जो है किसानों के द्वारा मृदा का उपयोग किया जाता है, तो मृदा आपका एक तरह से संसाधन हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। उसी तरह आपका चट्टान, खनिज, ये सभी जो है वो अजैव संसाधन होंगे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो मैंने आप लोगों को यहाँ दो संसाधन के बारे में बताया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, तो शायद आप इन दोनों संसाधनों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरा हमारा प्राकृतिक संसाधन में आ जाता है समाप्ति के आधार पे। समाप्ति के आधार पे यहाँ हम लोग दो संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। समाप्ति के आधार पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ हम एक संसाधन को देखेंगे जिसका भंडार जो है वो सीमित है, वो जो है समाप्त हो सकता है, और दूसरा जो है असीमित है, यानी कि उसका अनलिमिटेड प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए समाप्ति के आधार पे हम लोग यहाँ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सबसे पहले ये जो नवीकृत है और ये पुनः पूर्ति है, ये दो शब्द को हम लोग पकड़ते हैं। नवीकृत का मतलब होता है कि फिर से बनाया जाना, यानी कि फिर से उसका निर्माण जो है वो किया जा सकता है, और पुनः पूर्ति का मतलब होता है कि उसे फिर से पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार के यदि संसाधन कोई हैं तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और इसमें हमारा आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। उसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि यहाँ आप सौर ऊर्जा को देख पा रहे होंगे। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अनेक प्रकार से करते हैं, ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि सनलाइट का प्रयोग जो है सौर ऊर्जा में जो है वो किया जाता है,
और इसके माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार से इस ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं अपने घरों में, जैसे कि टीवी चलाना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, या किसी तरह से इस बिजली का इस्तेमाल बहुत तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ आपको समझना ये है कि जैसे सनलाइट से ये ऊर्जा हमें मिल रही है और एक बार ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर सनलाइट से हम इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि नवीकृत का मतलब हुआ कि नया हम लोग बना रहे हैं और इसे पुनः पूर्ति भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है। उसी तरह हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में जानें तो आप लोग जानते हैं कि पवन चक्की इस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से पवन यानी कि हवा के माध्यम से भी आजकल बिजली बनाया जाता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनलिमिटेड जो है बिजली हम लोग पवन ऊर्जा के माध्यम से बना सकते हैं। यानी कि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर से हम उसे पुनः पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पवन ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ जल ऊर्जा को भी इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जल के माध्यम से भी जो है वो बिजली बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल हम लोग अनेक प्रकार से करते हैं। तो ये जल ऊर्जा भी हमारा जो है वो नवीकरणीय संसाधन हो जाता है। अब समाप्ति के आधार पर दूसरा संसाधन हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि इस प्रकार के संसाधन का जो भंडार होगा, यानी कि जो उपयोग करने लायक संसाधन है उसका भंडार जो है वो सीमित है, यानी कि लिमिट में है, और इस प्रकार के संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इनका भंडार जो है वो सीमित है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धरती के अंदर से जो है कोयला जो है वो निकाला जाता है और वो कोयला जो है वो एक तरह से लिमिट है, यानी कि उसकी मात्रा सीमित है, और इसलिए कोयला जो हो जाता है हमारा वो अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है। वैसे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो है ना, एक तरह से ये भी पुनः इसको नवीकृत या पुनः पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत हज़ारों साल के समय लगते हैं। यानी कि यहाँ शीघ्रता से, यानी कि तुरंत इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, बट इसको हम लोग तुरंत पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग इसे मान के चलते हैं कि इसका भंडार जो है वो सीमित है और इस संसाधन का इस्तेमाल हम लोगों को लिमिट में ही करना चाहिए। तो इसलिए इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे आप लोग जानते होंगे कि धरती के अंदर से जो है वो निकाले जाते हैं और इसका भंडार जो है वो सीमित हो जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में ये जो समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा और शायद मैंने आप लोगों को जो इसके बारे में बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्वव्यापक संसाधन है इसे जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। यानी कि सर्वव्यापक संसाधन का कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के संसाधन आपको हर जगह जो है वो उपलब्ध रहेगा, यानी कि सभी जगह ये पाया जाता है। जैसे हम वायु को ही ले लें, आप कहीं भी जाएं आपको जो है वायु मिलेगी, जिस वायु में हम लोग सांस लेते हैं उसी की बात की जा रही है, और ये एक प्रकार का आपका जो है वो सर्वव्यापक संसाधन हो जाता है। तो ये उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। दूसरा वितरण के आधार पे हमारा होता है स्थानिक संसाधन। तो वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे देखिए स्थानिक संसाधन में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग तांबा और लौह अयस्क को देखें तो आप लोग इस पे यदि सोचें तो आप समझ पाएंगे कि तांबा और लौह अयस्क ये सभी जगह जो है वो नहीं पाए जाते हैं और ये किसी खास या किसी पर्टिकुलर एरिए में, किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही जो है वो पाए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के संसाधन को हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, तांबा और लोहा। अब आप लोगों को नोट में यहाँ ध्यान में रखना है कि नोट में मैंने यहाँ बताया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। आप जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं तो आप भारत
से इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा कि भारत में जो संसाधनों का वितरण है वो आपको असमान दिखाई देगा, यानी कि हर जगह संसाधनों का वितरण जो है वो समान रूप से नहीं है। आपको कहीं कोई संसाधन मिलेगा तो कहीं कोई संसाधन मिलेगा, हर जगह आपको सभी संसाधन जो है वो एक साथ नहीं मिल सकते। जैसा कि यहाँ अभी जैसे मैंने कि तांबा और लोहा के बारे में बताया, तो तांबा लोहा सभी जगह तो नहीं पाया जाता है, इसलिए तो इसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो इसके पीछे जो कारक है, जो भौतिक कारक है, वो 3 भौतिक कारक है। एक आपका है भूभाग, दूसरा है आपका जलवायु और तीसरा है आपका ऊंचाई। यानी कि इन तीनों आधार पे ये तय होता है कि कौन से संसाधन इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे। तो शायद आप इस नोट में ये जो बातें कही जा रही है उसे आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हमारा संसाधन के प्रकार में हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव नए संसाधनों का निर्माण करता है, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में यदि हम कहें कि मानव के द्वारा जिस संसाधन का निर्माण किया जाता है, यानी कि मानवों के द्वारा जो बनाया जाता है, उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि आप जो जिस फ़ोन से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो फ़ोन जो है वो किसी मानव ने बनाया होगा, तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। लेकिन आप इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठ कर के इस वीडियो को देख रहे होंगे या आप पढ़ाई करते होंगे, तो उस कुर्सी, वो जो कुर्सी का निर्माण हुआ है, वो जो कुर्सी बना है वो किससे बना है? तो या तो आप कह सकते हैं कि वो कुर्सी जो है वो लोहे की बनी होगी या लकड़ी की बनी होगी, इस प्रकार से बन सकता है। तो वो जो लकड़ी है वो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो प्रकृति से आया है, और उसका उपयोग क्या किया है, मानव जो है उससे जो है निर्माण क्या किया, तो कुर्सी का निर्माण किया। यानी कि नए संसाधन क्या आ गए, तो कुर्सी आ गए, और इस प्रकार से ये कुर्सी जो है वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। वैसे आप कहिएगा कि कुर्सी में हमारा गद्दा भी है, तो गद्दा में जो वो रुई है, वो रुई कहाँ से आया है? तो वो या तो आपका कपास से आया होगा, कॉटन से आया होगा, क्योंकि वो पौधा से ही आया होगा, तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन हुआ, और फिर उसको गद्दे के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो वो एक नया संसाधन ये मानवों के द्वारा किया गया, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। और इसमें आपका कुर्सी, पुल, सड़क, मशीन, ये सभी जो हैं वो मानव निर्मित संसाधन हैं। और मानव निर्मित संसाधन में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से नए संसाधन में उसे कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो शायद आप मानव निर्मित संसाधन को समझ पाएंगे। अब तीसरा जो संसाधन का प्रकार है वो मानव संसाधन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम खुद जो है एक प्रकार के संसाधन हैं। तो मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही दूसरे पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। वैसा देखा जाए तो यहाँ से ही हम लोग इसे जो है रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कहा जा रहा है कि मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही दूसरे पदार्थों को संसाधनों में क्या करता है, परिवर्तित करता है, यानी कि बदलता है। जैसे कि यहाँ कुर्सी को किस प्रकार से जो है बदला गया। जैसे अभी NCERT ये बुक है, यदि आप अभी बुक को यदि पहली बार आप पढ़े होंगे तो शायद वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ एक हम समरी के फॉर्म में कुछ बेहतर तरीके से और इस पर रिसर्च करके अच्छे ढंग से आपके बीच जो है ये चीज़ें जो है हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको शायद ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये हम आपके लिए एक प्रकार के संसाधन हो जाते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मानव संसाधन क्या करता है कि दूसरे पदार्थों को संसाधन में क्या करता है, बदल देता है। और ये कैसे बदल पाते हैं, तो इसके पीछे 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए मानवों में, उसके बदौलत मानव जो है ये कर पाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य एवं कौशल मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि यहाँ 3 ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से मानव जो है वो किसी भी पदार्थों को संसाधन में बदल पाता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है शिक्षा, और दूसरा आता है स्वास्थ्य, और तीसरा आता है कौशल। तो सबसे पहले शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और कौशल यानी कि स्किल कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी यानी कि बेसिक ये 3 चीज़ें हैं जो मानव में होनी चाहिए, और इन तीन चीज़ें होने के वजह से ही मानव जो है किसी संसाधन को जो है, किसी पदार्थ को जो है वो संसाधन में बदल पाते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई यदि वो अच्छे तरीके से करते हैं तो उन्हें जो है कि हर फील्ड के बारे में जो है वो नॉलेज होगी,
और यहाँ स्वास्थ्य का मतलब है कि एक तरह से फिजिकल और मेंटल, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से वो स्वस्थ हो, ताकि वो नई नई चीज़ों के बारे में सोच सके। कौशल यानी कि स्किल, यानी कि उनके अंदर ये हुनर हो, ये उनको आता हो कि हम किस तरह से किसी चीज़ को जो है अपने फ़ायदे यानी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए उस चीज़ को जो है उपयोग कर सके या बना सके। जैसे कि यहाँ आप कुर्सी यानी कि लकड़ी से कैसे कुर्सी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कौशल है व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में कौशल होगा तभी तो ये जो है कुर्सी में बना पाए। और नई नई चीज़ों को आप तो अभी देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में हम लोग देखें तो कई नई नई चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही है, तो वो कौन ला रहा है, वो तो मानव ही ला रहा है। तो मानव किस बदौलत ला रहा है, उसके पास वैसी कौन सी ताकत है, तो यही शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल है। और इन्हीं पे जो है कि सरकार जो है वो जोर भी देते हैं। जैसे कि देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को कौशल किया जाए, ताकि वो जो है कि कुछ बेहतर जो है वो देश के लिए कर पाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, यहाँ 100% की आबादी में देखें तो 65% हमारा युवा है। और इस 65% युवा को यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये तीन चीज़ें जो है बेहतर मतलब बेहतर तरीके से दी जाए, अच्छी ये चीज़ें दी जाए, तो वो शायद जो है कि देश के साथ साथ अपना विकास भी वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। वैसे इसके बारे में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप यहाँ शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन का संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बचाव। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मानते हैं कि संसाधन हमारे पास बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिनका एक तरह से कह सकते हैं कि लिमिट, यानी कि उनका एक तरह से सही तरीके से उपयोग ना करें तो वो भविष्य में जो है उसका खामियाजा जो है हमारी जो अगली पीढ़ी आएंगी उसे जो है भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए संसाधन का संरक्षण यानी कि संसाधन का बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतर्कतापूर्वक का मतलब हुआ कि यानी कि अपने विवेक से, कि हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उसका इस्तेमाल करें। और नवीकरण का मतलब होता है कि उसे दोबारा बनने के लिए समय भी दिया जाए। और इस तरह से यदि आप चीज़ें कर रहे हैं तो इसे माना जाएगा कि आप संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं, और इसी को संसाधन का संरक्षण कहा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन में एक अनवीकरणीय संसाधन जो था उसमें से हम लोग कुछ संसाधन के बारे में, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे संसाधनों के बारे में जाने कि इनका भंडार जो है वो सीमित है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि इसका इस्तेमाल जो है हमें सतर्कतापूर्वक यानी कि अपने विवेक से जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल करें। वैसे देखा जाए तो जैसे कि पानी है, मानते हैं कि पानी जो है वो फ्री में उपलब्ध है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इसका अंधाधुंध जो है वो उपयोग किया जाए। इसका उपयोग भी जो है अपने विवेक, अपने सतर्कतापूर्वक एक तरह से उपयोग किया जाए। जितना आपको ज़रूरत हो उतना उपयोग करें, ताकि ये पानी जो है वो बचा रहे और हमारी जो अगली पीढ़ी आएंगी उसे भी जो है ये पानी मिल पाए। अब हमारा लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो यहाँ हम कुछ शब्दावलियों को देखेंगे। और सबसे पहले जो हमारा शब्दावली है वो है पेटेंट। तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। देखिए, पेटेंट को यदि आपको सिंपल में समझना हो तो ये एक तरह से प्रमाणिक अधिकार है किसी चीज़ को लेकर के। कि जैसे मान लेते हैं कि आप मानिए खुद को कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने एक बेहतर तरीके का पेन का आविष्कार किया, यानी कि पेन को जो है वो बनाया। अब जिस तरीके से आपने पेन को बनाया, यदि इस तरीके को कोई और चुरा ले और इसी प्रकार का सेम पेन बना करके वो दूसरा व्यक्ति बोले कि हमने इस पेन का जो भी तकनीक है, जो भी तरीका है बनाने का, वो हमने विकसित किया, हमने इसके बारे में सोचा, हमने सारी चीज़ों को लाया, तो शायद आप जो इस चीज़ को लाएं, यानी कि आप जो लाएं, तो आपको शायद वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और आप फिर दोबारा किसी चीज़ का आविष्कार भी नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए इसमें ये पेटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जैसे सरकार के पास जाएंगे और इस पेन का जो भी तरीका है इस पे अपना एक पर्सनली प्रमाणिक अधिकार मांगेंगे सरकार से कि आप जो है इस पे आप हमें पेटेंट दीजिए, एक प्रमाणिक अधिकार दीजिए कि सिर्फ मतलब मेरे नाम से ये चीज़ें जो है वो हुई है, ताकि दूसरे व्यक्ति जो है इसका जो है एक तरह से इस्तेमाल ना कर पाए। यदि वो इस्तेमाल करना भी चाहे तो वो आपसे पूछ करके करे। तो इसका मतलब यही हो जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे।
अब दूसरा हो जाता है प्रौद्योगिकी। ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि तकनीक, यानी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि एक तरह से कौशल, यानी कि आप में नई नई स्किल, नए नए कुछ चीज़ों का एक तरह से कह सकते हैं कि आविष्कार, और उन सारे चीज़ों के लिए एक प्रौद्योगिकी शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ शायद इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जैसे सौर ऊर्जा को हम लोगों ने किस तरह से जो है सौर प्लेट के माध्यम से बिजली जो है बनाते हैं, या पवन ऊर्जा यानी कि हवा के माध्यम से बिजली बनाते हैं पवन चक्की के माध्यम से। तो वो सारा कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी में आता है कि उसमें हम लोगों ने उसमें अपना दिमाग लगाया, नई नई चीज़ों की खोज की, तो आज हम लोग ये चीज़ें कर पा रहे हैं। अब आपका तीसरा जो शब्दावली है वो है सतत पोषणीय विकास। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान से समझिएगा कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का जो है वो आपको सावधानी पूर्वक उपयोग करने के लिए बोलता है। ऐसा इसलिए ताकि आपको वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी आपको पूरा करना है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है सारी चीज़ें करनी है। कि जैसे हम लोग पानी को ही ले लें, तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा में हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें इतना ही उपयोग करना है ताकि हमारे जो भविष्य की पीढ़ी आएगी, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, उसके लिए भी पानी बचा रहे और वो भी जो है उस पानी के वजह से ज़िंदा रह पाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीव को ज़िंदा रहने के लिए जो है कि पानी एक महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए आप पानी का महत्व समझ पा रहे हैं। तो सतत पोषणीय विकास का यही मतलब होता है कि आप जो है वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आप भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं, यानी कि उसका भी आपको चिंता करना पड़ेगा, उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप तमाम जो संसाधन पृथ्वी पे मौजूद हैं उसका उपयोग जो है एक लिमिटेशन में, जितना ज़रूरत है उतना ही करें। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो कुछ सिद्धांतों को इसको देख लेते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि पहला कि जीवन का जितना भी रूप है, जैसे कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी रूपों का आपको आदर करना है और उसकी देखभाल भी करनी है। फिर मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यानी कि मानव जीवन का जो है, जैसे कि उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जो भी गुणवत्ता होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है हर एक चीज़ों के बारे में, ताकि सारी चीज़ों के बारे में वो समझ पाएँ और उसका सही तरीके से उपयोग करें, ये न कि अपने लालच के चक्कर में वो किसी चीज़ का नुकसान कर दें। तो ये कहना चाह रहा है। अब पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जीवन शक्ति में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा पेड़ पौधा आ जाता है, पानी आ जाता है, हवा आ जाता है, ये सभी जीवन की शक्ति है, क्योंकि इसके वजह से ही जो है वो हमारा पृथ्वी जो है वो चल रहा है। और विविधता का संरक्षण का मतलब हुआ कि जितने भी विविधताएं आपको देख रहे हैं, कि जैसे कि पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, सबों का आपको बचाना भी है और इस जीवन शक्ति को भी आपको बचाना है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। फिर पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, लग रहा है कि सेम रिपीट हो गया, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये सेम कहा जा रहा है। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। यानी कि ह्रास का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि क्षति, आपको प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उसको आपको कम से कम नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी। तो इसलिए उसको कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, ये सतत पोषणीय विकास का भी सिद्धांत है। फिर पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो आपका सही रहे। पर्यावरण वही पेड़ पौधा को ही बताया जा रहा है, और उसमें आपको जो है कि एक अलग तरह से अभ्यास करना है इन चीज़ों के बारे में। फिर समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है, यानी कि हमारा जो भी समुदाय है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उनको इतना तो ज़रूर ये नॉलेज हम लोग दें या हम लोग अवेयर करें कि वो पर्यावरण की देखभाल जो है वो करने योग्य बन पाए। तो ये सभी जो हैं ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा ये सतत पोषणीय विकास के जो सिद्धांत हैं, क्योंकि ये यदि हम लोग अपनाएं तो हमारा पृथ्वी जो है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो घटित हो रही हैं, और इनके पीछे हम मनुष्य ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो यहाँ से ये हमारा
चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।